हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, हम लोग लास्ट क्लास में अ, जो प्रैक्टिस वाली क्लास चल रही थी उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कि 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में उसी के आगे बात करने वाले हैं। प्यारे साथी, बहुत ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा। देखिए, मेरठ किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैंने बताया था कि सर यह खेल सामग्री के लिए फेमस है। खेल सामग्री के लिए फेमस है। 30 नंबर तक हो गया था आई थिंक। ओके, देखिए, कांच कहां पर, तो आप बता देंगे कि भाई देखिए हमारा जो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके आगे आने वाले पेपर में, जो आपका पुलिस का पेपर होने वाला है, या फिर आप कह लीजिए आगे भविष्य में लेखपाल का पेपर जो होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। जब चमड़ा के उद्योग की बात, चमड़ा आपके उत्तर प्रदेश में दो जगह पर चमड़ा उद्योग, एक आपका आगरा में है, एक आपका आगरा में है, एक आपका कानपुर में है। एक आपका आगरा में है, एक आपका कानपुर में है। ताला उद्योग अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में ताला उद्योग कहां पर? अलीगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ किस उद्योग के लिए फेमस है? तो आप बता देंगे खेल सामग्री के लिए फेमस है। खेल सामग्री के लिए फेमस है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? बहुत बार प्रश्न बना है। सभी साथी बताएं कि भाई उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? पलास है, चमेली है, कमल है, कौन सा? गुलाब है। तो आप बताएंगे सर पलास है। पलास है। ध्यान से देखिएगा, हाँ, गौर कीजिएगा। आगे हम बात करें 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कानपुर से हुई, मेरठ से हुई, झांसी से हुई, या फिर लखनऊ से हुई? तो आप बताएंगे सर मेरठ के मंगल पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। यहीं से मंगल पांडे के द्वारा यहीं पर ये पोस्टेड थे। कहां के मूल निवासी मंगल पांडे? तो आप करेंगे बलिया के हैं। ठीक है, बागी बलिया कहा जाता है, जय भृगु बाबा के नाम से फेमस है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो कहां पर यह हुआ? मंगल पांडे के द्वारा। आप कह दोगे कि सर यह मेरठ है, यह मेरठ में हुआ। ठीक है, मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई थी? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड अनसक्सेस? जो आपका मेरठ का क्रांति था या फिर 1857 की क्रांति थी, वो क्यों असफल हुआ? तो आप बता देंगे कि सर द रीजन बिहाइंड अनसक्सेसफुल रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज सेंट्रलाइज नहीं था कोई भी चीज। एक फोकस्ड एरिया में चीजें नहीं चल रही थी, एकदम एक दिशा में चीजें नहीं चल रही थी। दैट वाज द रीजन बिहाइंड कि वो उस तरीके से सक्सेस नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, जैसे होना चाहिए था। तो मेरठ, ध्यान से सुनिएगा, मेरठ जो है ये क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। आगे बात करें, काशी का प्राचीन नाम क्या है? काशी का प्राचीन नाम क्या है? बहुत बार प्रश्न बना है, तो आप बता देंगे भैया काशी का वाराणसी नाम है। काशी का वाराणसी नाम है। एक्चुअली ये क्वेश्चन उल्टा है, इसको ऐसे होना चाहिए, वाराणसी का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे काशी। काशी, आप देखिए बनारस जब आप पहुंचते हैं तो कई स्टेशन मिलते हैं। पहले एक काशी, जैसे अगर आप बिहार साइड से आते हैं तो आपको काशी स्टेशन पहले मिलेगा। अगर आप इधर इलाहाबाद साइड से एंट्री करते हैं उधर तो मड़ुआडीह था, मड़ुआडीह का नाम अब बनारस कर दिया गया। और अगर आप दूसरे साइड से आते हैं तो एक स्टेशन पड़ता है वाराणसी सिटी। जैसे आप देवरिया या गोरखपुर रोड से आते हैं तो वहां पर आपको पड़ेगा वाराणसी सिटी। तो अलग अलग स्टेशन, पहले सभी का नाम काशी के नाम से था, नया नाम वाराणसी है, पुराना नाम काशी है। ध्यान से देखिएगा, काशी, आपको पता होगा कि बनारस जो है, जब आप बात करें तो ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ करता था। जब आप मगध साम्राज्य पढ़ते हैं तो मगध साम्राज्य में इसके बारे में बतलाया जाता है कि जब अजात शत्रु क्या करता है, अजात शत्रु के पिता हर्यक, हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। बिंबिसार शादी करता है अपनी पत्नी से, तो उसको दहेज के रूप में बनारस मिलता है। बनारस क्यों मिलता है? तो बनारस आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ करता था। तो यहां पर एक्चुअली देखिए, ये बिहार, अभी वर्तमान में देखें तो बिहार, झारखंड, या फिर आप एमपी, या फिर और जो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके लिए ये एक ऐसा हब है। जैसे बिहार के लिए बहुत नजदीक का डेवलप्ड, मतलब उस तरीके का, बिहार के आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा जगह है। जैसे मेडिकल के प्रेफरेंस से अगर आप देखें, जैसे आप स्कूल कॉलेज के प्रेफरेंस से देखें, तो इट वाज द बेस्ट प्लेस फॉर दोज गाइज हु वाज बिलोंगिंग फ्रॉम व्हाट?
बनारस के आसपास, पूर्वांचल के आसपास, इधर बिहार के आसपास, उधर को आप सोनभद्र के उस पार एमपी के बॉर्डर पर जाइए, तो उन जगहों के लिए ये एक बहुत अच्छा सेंटर हुआ करता था। तो ये उस टाइम पर बहुत ही समृद्ध प्लेस हुआ करता था। बनारस के लिए मैंने बताया कि कभी आप बनारस जाइए तो सुबह 5 बजे उठिए और बनारस के घाटों पर जाइए, आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा जब सूर्य भगवान पूरब साइड से निकल रहे होंगे और उनका प्रकाश जल पर पड़ेगा और वो जल अभिषेक करेगा सभी मंदिरों का। क्या ही मनोरम दृश्य होता है। सुबह ए बनारस पूरे विश्व में फेमस है। आप देखेंगे जो भी अंग्रेज आते हैं वो सुबह उठ करके इस दृश्य को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा होटल कहां लेते हैं, एकदम घाट के पास। आपको भी घाट के पास जाइए तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ध्यान से देखिएगा। तो इसके आगे हम बात करते हैं कि काशी का प्राचीन नाम जो इसमें लिखा हुआ है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बहुत बार प्रश्न बना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन गन्ने का कहां पर होता है? देखिए, अगर कृषि उत्पादकता की बात करें, यानी ये लिखा है विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसेस द मोस्ट शुगर केन। आपसे अगर प्रश्न बने कि भाई किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या कृषिगत आइटम, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अगर आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा, जैसे अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट देखें तो सबसे ज्यादा कहां पर पड़ा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ा। कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। यानी जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाइक एटा, इटावा, मैनपुरी, जैसे लखनऊ के आप आगे आते हैं, लखनऊ से दिल्ली की तरफ अगर आप बढ़िए तो आप देखिए, तो आप देखेंगे कि जो लखनऊ के बाद का एरिया, जैसे आगरा से आप आगे बढ़ जाइए तो पूरा एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और इन जगहों पर आपको जो प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े किसान, मतलब जो कृषिगत उत्पादक है, यानी जो बड़े किसान हैं, वो यहीं पर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, ये सब एरिया जो है, मेरठ जो है, जो आपका आगरा है, जो आपका इधर को हाथरस है, ये सब एरिया प्रोडक्शन के मामले में, कृषि के मामले में बहुत ही समृद्ध है। जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो इनका इंपैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो गन्ना का उत्पादन भी अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। डन है? चलिए देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में स्थित है? करंट का क्वेश्चन आ गया, लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी ध्यान दीजिएगा। करंट का क्वेश्चन है कि भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में स्थित है? तो आपके प्रयागराज में है, मथुरा में है, वाराणसी में है, अयोध्या में है। कहां पर बचा? तो भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नाम ही है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली बनारस में देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला बनारस का वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर आप बनारस जाएंगे तो दो है, एक बीएचयू गेट के अंदर आपको विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलता है, एक आपको कहां पर देखने को मिलता है? जो मेन विश्वनाथ मंदिर है, जो सोने के आवरण से क्या है? ढका हुआ है। तो आप मेन मंदिर देखेंगे सोने के आवरण से ढका हुआ है, उसका जो पूरा क्या है, पूरा जो उसका बॉडी लाइन, आउट स्ट्रक्चर है, वो पूरा कैसे? सोने से बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किस शहर में स्थित है? तो आपके वाराणसी के अंदर है। कहां पर है? वाराणसी के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करें आपसे, तो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती। हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, बहुत बार प्रश्न बनना है। अब जैसे भारत का हॉकी है, भारत का हॉकी है, उत्तर प्रदेश का भी हॉकी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कई बार प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या कहा कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य खेल है वह कौन सा है? तो आप बताएंगे सर उत्तर प्रदेश का जो राज्य खेल है वह हॉकी है। हॉकी या फील्ड हॉकी के नाम से इसको जानते हैं। चलिए, राम की पौड़ी, बहुत बार प्रश्न बना है भैया, राम की पौड़ी आपके कहां पर है? जल्दी बताइए सभी साथी, इसका आंसर बताएं कि भाई राम की पौड़ी कहां पर है। तो आप कह देंगे कि सर राम की पौड़ी जो है वह आपके हर की पौड़ी कहां पर है? हर की पौड़ी आपके उत्तराखंड में पहुंच गया। राम की पौड़ी, राम की पैड़ी, तो वो आपके कहां पर है? अयोध्या में है। अयोध्या में राम की पैड़ी आपके अयोध्या में। हरि की पैड़ी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है, हरिद्वार के अंदर। याद रखिएगा, पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, भोजपुरी है। कई बार यहां से प्रश्न बना के देखिए, उत्तर प्रदेश का जो प्राथमिक भाषा है
उत्तर प्रदेश का जो प्राथमिक भाषा है, प्रथम राजकीय भाषा है, वह क्या है बेटा? हिंदी है। हिंदी पहली राजभाषा है। दूसरा क्या है? दूसरा आपका उर्दू हो जाता है। उर्दू क्या है? दूसरा राजकीय भाषा के रूप में देखा जाता है। याद रखिएगा, उर्दू हमारा दूसरा राजकीय भाषा है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहां पर है? बिहार के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। कई बार यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सांची का स्तूप नहीं है। सांची का स्तूप आपका कहां हो जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? उत्तर प्रदेश की राजधानी, देखो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, सभी साथी ध्यान जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो पहले से डिसाइडेड थी। वह कब बनी थी? सन 1920 में बनी। सन 1920 में लखनऊ को राजधानी के रूप में देखा जाता रहा। शुरुआत में आगरा को बनाया गया, फिर कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद के लिए भी बातचीत चल रही, बनारस के लिए भी बातचीत, लेकिन राजधानी जो पहली बार बनाई गई है वह कब है? 1920 में बनाई गई है। यहां से पेपर में प्रश्न ठीक ठाक बनता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इन पॉपुलेशन? तो आप बता देंगे सर। देखिए, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो यह हो जाता है, यह हो जाता है आपका कौन सा? सबसे ज्यादा जनसंख्या आपके इलाहाबाद में है। कहां पर है? इलाहाबाद के अंदर, यानी जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? प्रयागराज। लेकिन आपका प्रयागराज ऑप्शन में अगर नहीं है तो कौन हो जाएगा? प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, जब प्रयागराज ऑप्शन में ना हो तो आप बताएंगे कि सर लखनऊ में सबसे ज्यादा आबादी है दूसरे नंबर पर। यहां पर अगर इस ऑप्शन में देखें तो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो आपके लखनऊ के अंदर, कहां पर है? लखनऊ के अंदर आबादी है। अगला है सीता समाहित स्थल कहां पर स्थित है? वेयर इज द सीता समाहित स्थल लोकेटेड? अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी। अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी। तो आप बताएंगे सर सीता समाहित स्थल है प्रयागराज के अंदर है। कहां पर है? प्रयागराज के अंदर सीता समाहित स्थल है। बहुत बार प्रश्न बना है, कहां पर है? तो आप बता देंगे कि सर सीता समाहित स्थल आपका प्रयागराज के अंतर्गत। जैसे पूछ लिया जाए कि गुप्त गोदावरी कहां पर है, तो आप बताएंगे सर गुप्त गोदावरी आपके यहां पर चित्रकूट के अंदर है। गुप्त गोदावरी चित्रकूट के अंदर है। तो ये दीज आर द क्वेश्चन जो हमेशा फैक्चुअली चेक किया जाता है आपसे, ठीक है, फैक्चुअली चेक किया जाता है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? पीतल नगरी किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द ब्रास सिटी? अभी आपको हमने उस दिन बताया था, हमने आपको उस दिन बताया था कि सर पीतल नगरी के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो वो है मुरादाबाद। फिरोजाबाद को कौन? कांच सिटी के नाम से जाना जाता है, कांच सिटी, क्योंकि यहां पर चूड़ियों का काम बहुत अधिक होता है, चूड़ी से संबंधित कार्य होते हैं। और अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है, ताला नगरी के नाम से इसको जानते हैं। किसको? ताला नगरी के नाम से जानते हैं। सहारनपुर लकड़ियों का बड़ा वो है, हब है। बताइए सहारनपुर को किस उपनाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न बनता है पेपर में। सहारनपुर को किस उपनाम से जाना जाता है? फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए फेमस है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? पीतल, कांच, चमड़ा, इत्र। पीतल, कांच, चमड़ा, इत्र किसके लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद जो है आप सभी जानते हैं कि सर फिरोजाबाद आपके कांच के लिए, कांच की सिटी के लिए, पीतल के लिए अभी जस्ट मुरादाबाद की बात आई। चमड़ा के लिए आप कौन जाना जाता है? चमड़ा के लिए तो आपका आगरा और कानपुर दोनों जाना जाता है, ठीक है। और इत्र के लिए आपका कौन हो जाता है? कन्नौज हो जाता है। कौन हो जाता है? कन्नौज हो जाता है। पीतल की आपका मुरादाबाद हो जाता है, मुरादाबाद। और कांच के लिए आपका क्या हो जाता है बेटा? कांच के लिए आपका कौन सा हो जाता है? तो आप कहेंगे कि सर कांच के लिए मेनली यह हो जाता है फिरोजाबाद। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें, कन्नौज किसके लिए फेमस है? कन्नौज किसके लिए? चूड़ी के लिए आप जरा सा बताइए। अभी फिरोजाबाद आपने कहा कि सर फिरोजाबाद चूड़ी के लिए हो जाता, चलिए डन है, कोई दिक्कत नहीं है। कालीन के लिए आपका मिर्जापुर और भदोही हो जाता है। कौन हो जाता है? मिर्जापुर और भदोही हो जाता है। मिर्जापुर, भदोही कालीन के लिए हो जाता है। और वहीं पर इत्र के लिए कौन हो जाता है? तो इत्र के लिए आपका कौन हो जाता है बेटा?
इत्र के लिए कन्नौज, अभी जस्ट आपने देखा कन्नौज, वहीं पर ताला के लिए कौन हो जाता है, अलीगढ़ हो जाता है। ठीक है, अलीगढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कन्नौज किसके लिए फेमस है, तो आप बताएंगे सर इत्र के लिए ये फेमस है। ठीक है, याद रहेगा, ये सभी पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी के सभी पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भदोही किस उद्योग के लिए फेमस है, भदोही किस उद्योग के लिए फेमस है, चमड़ा के लिए, कालीन के लिए, कांच के लिए, खेल सामग्री के लिए। चमड़ा के लिए, कालीन के लिए, कांच के लिए, खेल सामग्री के लिए। अभी मैंने आपसे जस्ट बताया कि भैया कालीन का मिर्जापुर और कौन हो जाता है, मिर्जापुर और भदोही, भदोही, इन दोनों जगहों को किसके लिए जाना जाता है, कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, कालीन उद्योग के लिए यह जाना जाता है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करें, ताला नगरी किसे कहते हैं, अभी आपने जस्ट कहा कि सर अलीगढ़ को ताला नगरी। मेरठ क्या खेल सामग्री के लिए जाना जाता है, खेल सामग्री के लिए जाना जाता है। कानपुर किसके लिए जाना जाता है, चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ ताला के लिए जाना जा रहा है। सहारनपुर किसके लिए, लकड़ियों के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी लकड़ियां यहाँ पर मिलती हैं, ध्यान से देखिए। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत बार प्रश्न बता भाई, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, किसको नहीं याद है भाई, किसको नहीं याद है ये प्रश्न, गंगा नदी के किनारे नहीं, यमुना नदी के किनारे। आपका जैसे वृंदावन आप सभी इस समय चर्चा में जानते होंगे, सुनते होंगे, आप प्रेमानंद महाराज जी को जरूर जानते होंगे सभी साथी। तो प्रेमानंद महाराज हमेशा यमुना जी की रज की बात करते हैं, रज की मतलब उनका आवरण, उनकी स्थिति, उनका जगह। तो हर समय इस बात की चर्चा होती है कि यमुना जी की रज मथुरा, वृंदावन, ये सब एरिया में। अभी कुछ दिन पहले यमुना नदी में कुछ लोग वृंदावन के पास डूब के एक साथ कई परिवार, मतलब एक परिवार पूरा का पूरा लगभग उसी में स्टीमर में डूब गया। आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में कुछ दिनों पहले। ठीक है, तो मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है साथी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस विद्रोह से था, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस विद्रोह से था, रानी लक्ष्मीबाई वॉज द एसोसिएटेड विथ विच रिवोल्ट, असहयोग आंदोलन नहीं, 1857 की क्रांति बोलो, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, स्वदेशी आंदोलन नहीं, बताइए। तो आप बता देंगे कि सर 1857 की क्रांति में यह कहां से, झांसी से क्या कर रही थी, अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, ये सभी साथी जानते होंगे। अगर देखा जाए झांसी की रानी मूलतः किस जगह से बिलोंग करने वाली थी, तो वह कहाँ की थी, बनारस की थी। झांसी की रानी जो थी वो मूलतः कहाँ से बिलोंग करती थी, बनारस से थी। इन्हीं के साथ में अगर देखा जाए तो तात्या टोपी एक व्यक्ति हुआ करते थे, तात्या टोपी क्रांतिकारी थे। तात्या टोपी ग्वालियर से क्या किए थे, ग्वालियर से रिवोल्ट किए थे, किसके लिए, 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति से रिलेटेड पेपर में बहुत प्रश्न बनते हैं, लखनऊ से हजरत महल हो जाते हैं, ऐसे ही हर जगह से आपके एक एक जगह, जैसे कमेंट करके बताइए कानपुर से किसने रिवोल्ट किया था, गौर कीजिएगा, कानपुर से 1857 की क्रांति में रिवोल्ट किया था। दिल्ली से किसने, कौन सा अंतिम मुगल शासक था, बताइए जरा, वही यहां पर था। कानपुर किस उद्योग के लिए फेमस है, तो आप बता देंगे सर चमड़ा के उद्योग के लिए, इत्र के लिए कन्नौज, ताला के लिए अलीगढ़, कांच के लिए फिरोजाबाद। याद रखेंगे, ये एकदम जबान पर होना चाहिए, यहां से प्रायः प्रश्न देखने को मिलता है। त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरयू नहीं, गंगा गोमती यमुना नहीं, गंगा यमुना सरस्वती, करेक्ट। ठीक है, अब जैसे देखिए गंगा घाघरा नदी आपका तुरंत नेपाल से निकल रही है, आपके दिमाग में आएगा नहीं सर ये नहीं। गोमती आपका कहां से, फूलहर झील से निकलती है। गोमती नदी जो है वो कहां से निकल रही है, फूलहर झील से। कहां पर, पीलीभीत से। ठीक है, कहां पर, गंगा में मिल जाती है, पीलीभीत से ये निकलती है गोमती नदी। ठीक है, उसी तरीके से आप जानते हैं यमुनोत्री से यमुना जी निकल रही, गंगोत्री से गंगा जी निकल रही। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसके आगे हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, बहुत बार प्रश्न बना है भैया, 80 सीटें। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। किसी को भी अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसे उत्तर प्रदेश की सीट्स पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे भारत के अंदर अगर किसी को अपना सरकार बनाना है तो उत्तर प्रदेश को इग्नोर करके बना ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी राजनीति को क्या कर देती है, हिला के रख देती है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की अकेली राजनीति पूरी राजनीति को हिला करके रख देती है। सभी साथी ध्यान दीजिएगा, यहां से पेपर में प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीटें हैं, तो आप बताएंगे सर 80 लोकसभा सीटें हैं।
रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में नहीं, ये तो ब्रज भाषा कौन कहता था? सूरदास। इससे संबंधित कौन है? सूरदास। तो सूरदास ने ये लिखा ही नहीं है। सूरदास ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत का प्रयोग नहीं हुआ है, अवधी का प्रयोग हुआ। यस। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, एक प्रश्न बनता है कि हिंदी के सबसे करीबी भाषा कौन सी है? हिंदी के सबसे करीब कौन सी भाषा मानी जाती है? तो अवधी को हिंदी के सबसे करीबी भाषा मानी जाती है। अवधी भाषा का मतलब जैसे हम लोग ये प्रयोग करते हैं कि कादर मन कहू एक धारा दैव दैव आलसी पुकारा, जैसे बहुत सारे जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, दीन दयाल बिरद संभारी हरउनाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। ये सब क्या है? दीज आर द क्या? ये पार्ट है, अवधी भाषा के पार्ट है, ये अवधी भाषा का ही हिस्सा है, अवधी भाषा से ही संबंधित है ये। चलिए, तो हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है। रामचरितमानस एक्चुअली अवधी भाषा में लिखा गया है। ये प्रश्न कई बार बना है। ठीक है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। औरंगजेब बहुत बाद में आया। बाबर तो बाहरी है, बाबर तो बाहरी मतलब औरंगजेब के बाबर, ये सब क्या है? बाहरी है। वहीं पर अगर देखें ये तीनों ही एक्चुअली सारे के सारे बाहरी हैं। हम बाबर के बाद से आपका हुमायूं, हुमायूं के बाद से अकबर, अकबर के बाद से शाहजहां, शाहजहां के बाद से आपका औरंगजेब, जो लास्ट में सबसे क्रूर अगर देखें, सबसे क्रूर देखें तो औरंगजेब। औरंगजेब को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करवाने में अगर किसी व्यक्ति का योगदान है, सबसे ज्यादा मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन किसी ने करवाया था तो औरंगजेब सबसे क्रूर शासकों में से एक था। औरंगजेब सबसे ज्यादा परेशान हुआ था शिवाजी महाराज से। शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज ने क्या किया था? औरंगजेब के लड़के अकबर द्वितीय को क्या कर दिया था? उन्होंने अपने मतलब शरण दे दिया था। संभाजी महाराज के इस कारण उसने क्या किया था? बीच चांदनी चौक पर बैठा करके उनको धर्म परिवर्तन करने की बात करी, बट ही वॉज नॉट रेडी टू कन्वर्ट। क्या वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हुए और उनको क्या कर दिया गया? वहीं पर उनका बहुत शोषण किया गया, उनको वहीं पर मार दिया गया। कौन? संभाजी महाराज। जिसमें आपने छावा वाला मूवी देखा था ना, जिसमें कौन सा एक्टर है जो क्या नाम है इसका, जो अभी उरी मूवी किया था, वही एक्टर कहता है कभी तुमने शेर के बच्चे छावा को गीदड़ों से भागते हुए देखा? जब उनका चंदुका मात्य कहता है ना कि 20 टोली आपके लिए खड़ी है आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने के लिए, तब उसमें कहता जय भवानी। याद है वो जो मोमेंट था, गजब का मोमेंट, गजब की मूवी बनाए थे। वही संभाजी महाराज का पूरा रोल अदा किए हुए, गजब का, मतलब उनका वहां पर शोषण किया गया, उनको मार दिया गया। ठीक है। वो औरंगजेब जो था वह अपने आप में बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बाबर की बात करें तो बाबर बाहरी था। बाबर भारत में आया, बाबर भारत में शासन व्यवस्था देखा कि यहां पर लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, इब्राहिम लोदी को मारने आया। इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बुलाया गया राणा सांगा के द्वारा, मेदिनी राय के द्वारा, इब्राहिम लोदी के चचेरे चाचा और सब लोगों के द्वारा। जब वो आया तो फिर उसके बाद वो यहां से जाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अब वो जीवन भर हारते, जीवन भर युद्ध कर थोड़ी ना करेगा। वो कहा कि अब यहीं रहेंगे हम। तो 1526, 27, 28, हाँ क्या, पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में कहा गया कि भैया इसको, बाबर को यहां से भगाओ। बाबर ने कहा हम काहे भागे, अब हम आ गए तो हम जाएंगे नहीं। बाबर राणा सांगा के नेतृत्व में जो और सेना थे, जैसे मेदिनी राय था, उसी में इब्राहिम लोदी के चाचा वाचा सब लोग थे, सब लड़ना चाहे लेकिन लड़ नहीं पाए। और क्या किया? खानवा के युद्ध में पहली बार जिहाद शब्द का प्रयोग किया था इसने कि भैया अगर आज हम हार गए, बाबर ने कहा अपने सैनिकों से, बहुत कम सैनिक थे बाबर के पास, लेकिन बाबर के पास टेक्निकलिटी थी। क्या क्या भैया? वह बारूद यूज करना जानता था, उसके पास तोप थे, उसके पास तोपांची थे, उसके पास बहुत तुगलमा नीति थी, जिसकी वजह से वो विश्वास था उसको कि वो जीत जाएगा। और उस विश्वास की वजह से वो जीत भी गया। अपने लोगों को इस तरीके से मोटिवेट कहा कि पहली बार हम धर्म का युद्ध करने जा रहे हैं। कौन कह रहा? बाबर कह रहा। और लड़ा भी उसने उस तरीके से। तो मोटिवेशन इस बात का कि भाई बाबर जैसा आदमी जो बाहर से आकर के देश में क्या कर रहा, डोमिनेशन शो कर रहा, किया मुगल शासक, उसी की वजह से आज
हमें मुगल चीजें पढ़नी पड़ रही है, अकेला इसी व्यक्ति की वजह से हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जो बाहर के लोग आकर के हमारे ऊपर इंपोज किए हुए हैं। हुमायूं कौन, बाबर कौन, अकबर कौन, सब बाहरी। अकबर महान कौन, जो क्या कर रहा, जो सभी धर्मों के लोगों के बीच में एक बैठक करवा रहा, उस बैठक में कह रहा भैया आपका धर्म महान कि हमारा धर्म महान। अगर कोई कह दे कि हिंदू धर्म महान तो उसके लिए दूसरा उठ करके कह रहा भैया हम महान। जैन धर्म कह रहा हम महान, वो कह रहा हम महान, हमारे यहां ये नीति, हमारे यहां। अकबर उसमें कह रहा है कि भाई हम सभी धर्मों के विवाद को सुलझा सकते हैं, जिसे सुलहकुल व्यवस्था कह रहे हैं। और कह रहा कि हम मुस्लिम धर्म से संबंधित अगर कुछ भी डेटा होगा, वी आर नॉट एबल टू किल दैट, मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या अकबर इसलिए महान था। अब पर्सपेक्टिव है, जिस तरीके से आप किसी चीज को देखते हैं उस तरीके से आप उसको महान या बड़ा या छोटा का डिग्री दे देते हैं, उस हिसाब से उसको डील करते हैं। तो अकबर का आगरा का लाल किला किसने बनवाया, बहुत बार प्रश्न बनता है। तो अकबर ने लाल किला बनवाया। अब इलाहाबाद का भी किला अकबर ने ही बनवाया जब उसका बेटा वहां पर था। ठीक है, चलिए देखिए बुलंद दरवाजा कहां स्थित है। बुलंद दरवाजा आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है। ध्यान से देखिएगा फतेहपुर सीकरी के अंदर है। कमेंट करके बताइए कि भाई बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया गया था, किस जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। बहुत बार प्रश्न बनता है भाई किस जीत के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया। ओडीओपी योजना कब शुरू की गई, बहुत बार प्रश्न बना है भैया, बहुत बार प्रश्न बना है, ये सभी साथी जानते हैं। ठीक है, ओडीओपी 2018 में ये योजना लाई गई थी। 2018 में ये योजना लाई गई थी। वाराणसी का प्राचीन नाम, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया आपका। वाराणसी का देखो हमने आपसे कहा था ना कि क्वेश्चन उल्टा होगा, क्या हो जाएगा, आप कह दोगे कि सर काशी इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काशी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कुंभ मेला कहां आयोजित होता है, तो आप बता देंगे भैया प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, 4 जगह आपका कहां लगता है कुंभ मेला जहां पर समुद्र मंथन के दौरान अमृत का जो कलश लेकर भागते हुए बूंद गिरा, वहां पर यह होता है। ठीक है, आगे बात करें सारनाथ किस धर्म से संबंधित है, बताइए भाई। सारनाथ तो आप कह दोगे कि सर सारनाथ में ही पहली बार, गौर कीजिएगा, सारनाथ में ही पहली बार हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो उसका यहां पर उन्होंने भाषण दिया। सारनाथ में पहली बार इन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, प्रथम भाषण किसका आपके गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, बोध गया में, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। ध्यान से देखिएगा, निरंजना नदी के किनारे। अभी ध्यान से समझिएगा, बोध गया में इनको नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सा वृक्ष था जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितने वर्ष की उम्र में यह घर त्याग दिए थे। 6 वर्ष की मतलब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ध्यान से समझिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि जीवन में सिर्फ दुख है, दुख का कारण इच्छा है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, और दुख को समाप्त करने का रास्ता जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई है कुशीनगर में। कहा जाता है कि किसी जैन भिक्षु ने उनको सूकर का मांस या फिर ये कह लीजिए कि कोई गलत भोजन दे दिया, जिसकी वजह से उनको डायरिया हो गया, उसकी वजह से इनको मृत्यु हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे सर 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।